ये दीवार लगाई। और सरकार की कुछ मोनोपोली ऐसी भी थी कि कच्ची बस्ती के लोग जो है वीआईपी लोगों के सामने ना आकर खड़े हों और ये झोपड़पट्टी उनको ना दिखे, जबकि ये उनकी सोच गलत थी। हमने पहले भी कहा था, बहुत सरकारें आई को बहुत सरकारें गई, उनके बीच में हमने निवेदन किया था कि हमें हमारी कच्ची बस्ती को यहाँ स्थापित किया जाए, जिससे लोगों को दिक्कत ना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम डॉक्टर ओपी टाफ के पास हैं। आप कठपुतली नगर शहीद वाल्मीकि कच्ची बस्ती विकास समिति के अध्यक्ष हैं। जितना इनके बारे में हम जानते हैं, लगभग 30 वर्षों से लगातार इन्हें संघर्ष करता हुआ देखते आ रहे हैं। हालांकि ये उससे पहले संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी में इनका संघर्ष 30 वर्ष से ही आया है। लगातार संघर्ष करते रहे हैं। कई बार स्थानीय प्रशासन ने, स्थानीय राजनीति ने और अदालतों ने इस बस्ती को यहां से दूर फेंकने की कोशिश की गई है, लेकिन इनके प्रयास, इनकी रणनीति और सतत क्रियाशीलता ने इस बस्ती को यहीं अभी तक बसाया हुआ है। अब आगे भविष्य क्या होगा और क्या क्या दर्द इस बस्ती में रहते हुए इन्होंने झेले, क्योंकि ये डॉक्टर हैं पेशे से और चाहे तो किसी अच्छी जगह पर जाकर अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सेवा भाव के कारण कच्ची बस्ती के लोग बीच में बसे हुए हैं। आगे इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहे हैं, और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी के संयुक्त प्रयास से कच्ची बस्ती मुक्त भारत के सपने को चरितार्थ करने में इनकी क्या भूमिका रहेगी, हम जानते हैं ओपी टाफ साहब से। सबसे पहले आपका सवाल, आप यहाँ लंबे टाइम से रह रहे हैं, तो मूलभूत जो मुख्य समस्या है वो क्या है? अरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या टॉयलेट की थी। पहले लोग बाग खुले में शौच जाया करते थे, लेकिन हम लोग कोर्ट जाकर मूलभूत सुविधा के नाम से हमने एक पीआईएल लगाया। उसमें हमें माननीय हाईकोर्ट के जज साहब ने हमें पानी, बिजली और टॉयलेट की सुविधा प्रोवाइड करवाई, जिससे आज हमारे यहाँ 102 टॉयलेट हैं, रोड बन गई है और पानी की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू। क्योंकि हमारी बदकिस्मती इसलिए हुई कि हम सरकार से इसलिए नहीं कह सकते थे, और सरकार को डायरेक्टली सरकार भी यहाँ पैसा लगाने में, हमें सुविधा देने में असमर्थ थी, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। उस स्टे की वजह से हमें कोर्ट जाना पड़ा और हमें ये सुविधा मिली, और आज पूरी जनता इस सुविधा से आनंद और लुत्फ उठा रही। ये एक रणनीति की वजह से ही सफल रही है। एक दौर हमने देखा जब ये बड़ी दीवार बनाई जा रही थी, तो ये दीवार बनाई क्यों गई कठपुतली नगर में, और कठपुतली नगर की जो बहुत सारे मकान थे जो उस सड़क की तरफ देखते थे, उस सड़क से छुपाया क्यों गया? उसका रीजन ये रहा कि इनको सरकार को रोड चोरी करनी थी। जेडीओ ने जमीन को एक्वायर्ड किया, और जो लोग थे उनको 3 जगह उनको मतलब यानी कि भेजा गया, और वहां उनको मतलब यानी कि स्थापित किया गया। लेकिन सरकार की जो ये नीति थी, कच्ची बस्तियों के लोग बाहर ना जाएं, एक्सीडेंट वगैरह ना हो बार बार में, मतलब क्योंकि पहले रूट कम था, व्हीकल कम थे, लेकिन अब ज्यादा होने की वजह से यहाँ बड़ी भीड़ लगती थी, इसलिए ये दीवार लगाई। और सरकार की कुछ मोनोपोली ऐसी भी थी कि कच्ची बस्ती के लोग जो है वीआईपी लोगों के सामने ना आकर खड़े हों और ये झोपड़पट्टी उनको ना दिखे, जबकि ये उनकी सोच गलत थी। हमने पहले भी कहा था, बहुत सरकारें आई को बहुत सरकारें गई, उनके बीच में हमने निवेदन किया था कि हमें हमारी कच्ची बस्ती को यहाँ स्थापित किया जाए, जिससे लोगों को दिक्कत ना। आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति जब राजस्थान आए थे, तब उन्हें इसी रास्ते से निकलना था। अब उनकी नजर में कच्ची बस्ती ना आए, और मुख्यमंत्री भी अक्सर इसी रास्ते से विधानसभा जाते हैं। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, उन्हें कच्ची बस्ती दिखाई नहीं दे। देखो आप कितनी सोच है कि कच्ची बस्ती की समस्याओं को समाप्त करने के बजाय कच्ची बस्ती की समस्या के आड़ में
मोटी दीवार खड़ी कर देना। ये यात्रा जारी है। हम एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं कि वर्तमान में, क्योंकि बीजेपी ने भी शासन किया, कांग्रेस ने भी शासन किया और सभी दलों ने बदल बदल कर शासन किया, वर्तमान हालात से मुक्ति के लिए कौन सी राह आप देख रहे हैं? किस रास्ते से कच्ची बस्तियों का उद्धार हो सकता है? जिन कच्ची बस्तियों में जमीनें डिस्प्यूट में है, केस चल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसी बस्ती का उद्धार कैसे हो सकता है? ये सारा सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार चाहे तो उस जमीन को एक्वायर्ड करके और उन लोगों से डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो भी भूमाफिया हैं या जो भी जमीन के मालिक हैं या जेडीयू निगम निगम जो भी है, उनसे मतलब यानी कि संरक्षक बनकर और इन लोगों का जो है उद्धार हो सकता है। और जमीन एक्वायर्ड करने के बाद में बस्ती को यथास्थान ही बसाया जाए, उसी में ही हम सब लोगों की सोच है। और मैं पहले भी राजस्थान कच्ची बस्ती महासंघ के माध्यम से, मैं राजस्थान कच्ची बस्ती महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, कई बार मैंने लड़ाई लड़ी है और सरकारों से कहा भी है, कच्ची बस्तियों को यथास्थान ही बसाएं। इनको 50 किलोमीटर दूर भेजने से इनका जीवन और नरकीय हो जाता है, और जो इनके जो बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनकी सुख सुविधाएं, और जो इनके जो लोग चिकित्सा से वंचित हो जाते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, रोजगार से वंचित हो जाते हैं, तो ये सरकारें ना करें। कान खोल के सुन लें, जब कच्ची बस्ती के लोग जगेंगे तो इनके घर में खाना बनाने वाले, झाड़ू पोंछा करने वाले, बच्चों को रखने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो मेरा कहना यही है, सरकार के जो नुमाइंदे लोग हैं और सरकार में जो ऊंचे पद पर हैं, हमारे कच्ची बस्तियों के लोगों की आवाज सुने और उनकी आवाज सुनकर उनको यथास्थान बसाएं, उसमें ही हमारा सबका भला है। यथास्थान पर बसाए। यथास्थान पर बसावट की बात करने से पहले एक बात आपको बताए चलते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, यह हमारे मूल अधिकारों में शामिल है। ये व्यक्ति का मूल अधिकार है। अगर किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो सरकार का दायित्व है कि उसे कपड़े उपलब्ध कराए। किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं है तो सरकार का दायित्व है कि सरकार उसे मकान उपलब्ध कराए। किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो सरकार उसे भोजन उपलब्ध कराती है। नरेगा में रोजगार की गारंटी है, शिक्षा की भी गारंटी है, लेकिन अच्छे जीवन स्तर की गारंटी अब मोदी ने दी है। नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोग विश्वास भी कर रहे हैं। क्या अध्यादेश लाकर जो बस्तियां जहां रह रही है वहीं बसाने की योजना अमल में लाई जा सकती है? क्या संभावना है? बिल्कुल, इसमें हमें सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा और सरकार से और राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी और उनको हमें यह अध्यादेश जारी करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी हमारी कच्ची बस्तियों का भविष्य सुधर सकता है। देखो, दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे दर्शक अधिकतर राजस्थान से हैं। हम उनको बताए चलते हैं कि जब आप जयपुर में आगरा रोड से प्रवेश करते हैं तो राजा पार्क में, वहां जवाहर नगर कच्ची बस्ती एक है, लंबी, अलग अलग टीलों में, मेरे लगभग 3 या 4 किलोमीटर लंबे दायरे में बसी हुई है वो। इसके अलावा आप अगर सीकर रोड जाएंगे तो सीकर रोड में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो हरमाड़ा में एक कच्ची बस्ती है। इसी प्रकार अजमेर रोड में आप जाएंगे तो अजमेर रोड में भी एक कच्ची बस्ती है। कमोबेश हर रोड पर कच्ची बस्ती शहर के चारों तरफ है और हर कच्ची बस्ती में या तो जंगलात की जमीन में या चरागाह की जमीन पर है या कोई ना कोई प्राइवेट व्यक्ति की जमीन में लोग बस के डिस्प्यूट में आ गए। क्या हिंदुस्तान के शहरों में प्रवेश करने वाले इन कच्ची बस्तियों को हमेशा देखते रहेंगे या इन कच्ची बस्तियों का कोई अच्छा भविष्य भी आएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने 25,000 करोड़ रुपए धारावी कच्ची बस्ती के रिबिल्ट और पुनरुत्थान के लिए दिया है। तो क्या राजस्थान की कच्ची बस्तियां और देश और प्रदेश की कच्ची बस्तियां अब पुनरुत्थान के दौर को देख पाएंगी? जुड़े रहिए। हम डॉक्टर जैसे ओपी टांक साहब जैसे कई लोगों के पास आपको लिए चलेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी राष्ट्रभक्ति से इन गरीब नागरिकों के अधिकारों को संघर्ष का एक नया रूप दिया है। और 40 साल हो गए इनको यहाँ आंदोलन करते हुए और 40 वर्ष से सतत लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब सफलता की घड़ी नजदीक है। सभी को संगठित करने के इन्होंने यहाँ से आह्वान किया है। इस आह्वान को हम हर कच्ची बस्ती के नेता के पास, हर कच्ची बस्ती के नागरिक के पास लेकर चलेंगे, सवाल उठाएंगे, सच सच की तरह बताएंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। दोनों दलों से एक ही सवाल, इतने वर्षों से आप राज कर रहे हैं,
कच्ची बस्तियों में भीड़ हमेशा आपकी सभाओं में आती है, लेकिन आप जब भी चुने जाते हैं तो कभी भी अध्यादेश लाकर इन्हें बसाने की बात नहीं की जाती है। क्यों? अब सवाल यह मीडिया में भी जाएगा और सामाजिक संगठनों के पास भी जाएगा, राजनीतिक दलों के नेताओं के पास भी जाएगा। यह सवाल उत्तर लेकर आएगा। तब तक हम ये सवाल उठाते रहेंगे। बने रहिए गांधी टीवी के साथ।